बहुत सारी समस्याएं थी। समस्या क्या थी कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद यहाँ पे क्या था, एक तरह का रजवाड़ा था। हर राजा उसका अपना अपना तरीका काम करने का, हर राजा का अपना अपना सोच था काम करने का। अब इस सारे तरीकों में हमको क्या चाहिए था कि एक ऐसा कोई सिस्टम बने जो आज़ादी के बाद विकास का आयाम लिखे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि भारत के जिस टाइम पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और एक तरफ अंग्रेज तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 44 का जो टाइम था, 44-45 का जो टाइम था, उस टाइम पर क्या हुआ कि तुम्हारा अंग्रेजों को भी लग रहा था कि अब हम ज़्यादा दिन तक इंडिया को के उपनिवेश है उसको हम होल्ड करके नहीं रख सकते, हमको छोड़ के जाना पड़ सकता है, किसी भी टाइम छोड़ के जाना पड़ सकता है। इसलिए हमको क्या करना होगा कि अब छोड़ना है, क्योंकि एक तरफ वो बाहर के प्रेशर झेल रहे थे, जर्मनी से उधर उनका जर्मनी से वॉर चल रहा था, जर्मनी इटली के साथ उनका वर्ल्ड वॉर में पूरे देश इन्वॉल्व हो रहे थे, यूरोपियन कंट्री, और एक तरफ यहाँ पे इंडिया में उनको सहायता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया था। विश्वासघात क्या होता है, विश्वास की डोर होती है, एक बार टूट गया। तो अंग्रेजों ने देखा, पहले प्रथम वर्ल्ड वॉर जब हमारे साथ हुआ, उन्होंने कहा कि आप हमारा सहायता दो करो, हम जब जीत जाएंगे ना आपको हम छोड़ देंगे। और आपको भारत ने क्या किया कि अपने सैनिक दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है इनसे बदला लेने का। तो एक तरफ गांधी जी का सत्य और अहिंसा, तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज इनके पीछे पड़ गए थे। और इस परिस्थिति में इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बन के आ रहा था कि किसी भी तरह से ये करे तो क्या करे, मतलब किम कर्तव्य विमुख वाली हालत थी उनकी कि छोड़े या जाए। तभी यहाँ पे कुछ उद्योगपति, जिसमें जे.आर.डी. टाटा जो बहुत बड़े, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट का देश में बहुत बड़ा योगदान हुआ। व्यापारी और इंडस्ट्री से बहुत बड़ा फर्क होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट को लोग इज्जत की नज़रों से देखते हैं क्योंकि वो देश बनाते हैं। तो जे.आर.डी. टाटा जिनका टाटा है, जमशेदजी टाटा जो थे, जे.आर.डी. टाटा, उन्होंने वो और उनके साथ 7-8 और इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिल करके एक प्लान बनाया जिसका नाम दिया बॉम्बे प्लान। जिसके तरह बॉम्बे प्लान क्या था कि भारत के नियोजन मतलब होता है सृजन, रोजगार, नियोजन को कैसे गति दिया जाए, भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक विकास करे लेकिन सामाजिक न्याय के साथ, मतलब कि रूस की तरह नहीं, यूरोपियन कंट्री की तरह नहीं कि हमें जनता का शोषण कर लिया हमने और उनसे जबरदस्ती काम ले लिया। तो आपने पिछले क्लासों में देखा होगा, उनका हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, जबरदस्ती जंजीर सीकर लगा दिया, उनको बोला 10 घंटे 20 घंटे काम करो। ऐसे नहीं काम करवाना है। आर्थिक विकास तो हो लेकिन ऐसा विकास हो जिसमें समाज का हर तबके की भागीदारी हो। और उन्होंने एक प्लान स्टैब्लिश किया कि हम आकर के बॉम्बे प्लान बनाया और इस प्लान के तरह से बातचीत हुई। और खासकर भारत का जो इकोनॉमी है ना, जो इकोनॉमी है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, आप हमेशा देखो रट्टूफिकेशन मत बनो। भारतीय इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा जो जनक और पिता कहा जाता है वो विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। विश्वेश्वरैया साहब ने भारत के इकोनॉमी की एक दिशा और दशा को निर्देशित किया था। इसलिए अगर जब भी कभी भी भारत में, देखिए आपने नाम भी नहीं सुना होगा विश्वेश्वरैया का, लेकिन जब कभी आप पढ़ोगे लिखोगे ना, अब सोच लो आपने कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, विश्वेश्वरैया का नाम नहीं आया होगा, समझो मास्टर आपको ठग रहा है। क्योंकि विश्वेश्वरैया मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स मतलब विश्वेश्वरैया है भारत के लिए। जब भी उनका जिक्र होगा तो उनका जिक्र ही होता है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं। लोग किताबी ज्ञान में 2-4-5 अंग्रेजों का नाम ले लेता है, ये जनक है, वो जनक है, वो जनक है। वो जनक फनक नहीं है, वो अपने देश का जनक हो सकता है हर कोई, क्योंकि भारत की एक आदत है, पड़ोसी का बच्चा अगर IIT निकाला तो मेरा भी बच्चा निकालना चाहिए। पड़ोसी का जो बाप था, जो बच्चा उस बच्चे को पैदा किया, उसका IQ लेवल बहुत तेज था, और तुमसे अकरवा भी नहीं पढ़ा जा रहा है, और तुम उम्मीद करो अपने बेटा से। पड़ोसी अपने बेटा को क्या दे रहा था, सबका IQ एक तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है तुम्हारा बेटा किसी अदर फील्ड में नाम कर जाए। हर जगह की परिस्थिति अलग होती है ना। हर खेत से एक तरह का अनाज उपज नहीं सकता है, तो हर बच्चा एक तरह का स्टैमिना कैसे पैदा हो सकता है, संभव ही नहीं है ना। तो संभव है क्या? हर बच्चे का IQ अलग अलग होता है, हर बच्चे का सोच अलग अलग होता है। तो उन्होंने घूम घूम करके देखा पूरे वर्ल्ड से कि भैया कैसे कैसे काम होता है।
किस तरह से काम किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का जो एक तरह से जो रोड मैप है ना, रोड मैप मतलब कैसे कैसे काम करेगा, ये हमने रूस से लिया था। रूस को देखा है ना, किसी नियोगी साहब रूस गया और वहां से उन्होंने देखा कि कैसे कैसे योजना आयोग काम करता है, और फिर आकर के जब आजादी मिली भारत को तो एक प्लानिंग बना कि हमें अब हर 5 साल के लिए देश का एक रूपरेखा तैयार करना होगा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, किस तरह से देश को डेवलप कराना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम जब देश के सामने थी कि जब हम आज़ाद हुए, हमारे पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। देखिए मोटा मोटी तौर पे हम नेहरू को जितना गलिया ले, हमारी अपनी क्षमता है, श्रद्धा है कि नेहरू ये था, नेहरू वो था, नेहरू देश था। कुछ असलियत भी है कि नेहरू जी जहाँ चलते थे वो उनके मतलब उनके कहा जाता है कि वो सिगरेट उनके लिए फॉरेन से आता था, हवाई जहाज से, कपड़े उनके धुल के फॉरेन से आते थे। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो 4 गेट था ऑक्सफोर्ड का, चारों गेट पे कार लगती थी कि नेहरू पता नहीं किस गेट से निकलेंगे। जिस टाइम पे देश गुलाम था उस टाइम पे नेहरू जी के पास इतना पैसा था कि चारों गेट पर कार लगता था कि पता नहीं होता था ड्राइवर को उनके कि साहब किस गेट से निकलेंगे। पढ़ के स्कूल से कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे साहब घर जाने के लिए, वो भी लंदन में जो हमें गुलाम बना रखा, उसके देश में जाके साहब के लिए विदेशी ड्राइवर चारों गेट पे खड़ा है कि कहीं गेट नंबर 1 से ना साहब निकल जाए, कहीं गेट नंबर 2 से ना निकल जाए, गेट नंबर 3 से ना निकल जाए। ये स्थिति थी, इतने रईस परिवार के थे वो। और जब उनको भारत का गति संभालने का मतलब स्वार्थ नहीं कर सकता, उन्होंने संभाला। तो देखो जो शुरुआत में संभालता है उसको गाली भी सुनना पड़ता है। जैसे हम तुमसे खाली पैसा लेना तो हम तुम्हारे 1 नंबर मास्टर रहेंगे, बीच में तुमको थोड़ा सा पोक करते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, तो तुम्हारे हम खराब मास्टर बन जाते हो बीच बीच में। ऐसा होता है, अब डिपेंड करता है तुम मेरा अच्छा याद करते हो बुरा याद करते हो, सब अपना अपना सिनेरियो होता है। तो नेहरू के टाइम पे प्रॉब्लम्स बहुत थे, गरीबी था, प्रचंड गरीबी। ये देश को मतलब कि पूरी दुनिया कह रही थी कि ये देश जो है टूट जाएगा, ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का खेला तमाशा से पहले टूट चुके हैं। एक तरफ से बांग्लादेश बन गया है, एक तरफ से पाकिस्तान बन गया है, और ये लोग इतने 565 रजवाड़े, याद रखिएगा, इतने रजवाड़ों को एक साथ 565 छोटे बड़े रजवाड़े, और ऐसे ऐसे रजवाड़ा कि एगो भारत बिहार इतना बड़ा मेगा रजवाड़ा था। मतलब उनको मौका दिया जाता तो भारत बिहार भी एक देश होता, मतलब समझ जाइए कि द्वारका मोड़ एक देश होता। छोटे से लेके और हैदराबाद जैसे ऐसे बड़े बड़े रजवाड़े भी थे। अब इन सबको एक करके लेके आना, उसमें से बहुत सारे राजा ऐसे थे जो जानते थे अगर इनके साथ आएंगे तो ये पूरा खजाना ले लेंगे, हमारी शक्ति खत्म कर देंगे। और उधर से जिन्ना जो मर्जी ऑफर देने को तैयार था, जो चाहिए ले लो राजाओं को, कि जो ऑफर लेना है नवाबों को, राजाओं को जो लेना है ले लो, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। और इधर से वल्लभ भाई पटेल से कि तुमको जो चाहिए ले लो, तुम हम में शामिल हो जाओ। ऐसे खींचातानी चल रहा था। खींचातानी विश्वास पैदा नहीं होता ना, पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि इतना गरीब देश, अंग्रेजों ने हमें आम जैसे चूस के लोग फेंक देता है ना, ऐसे छोड़ा था, कुछ भी नहीं था खाने को। जो हमें खाने की किल्लत हुई ना, तो सुअर को खाने वाला गेहूं अमेरिका हमारे लिए भेजता है, जो वहाँ सुअर भी नहीं खाता है, कि तुम लोग खाओ वही गेहूं, वही खाना हम लोग खाने को मिलता है। खाने का अकाल, उससे पहले अकाल आ चुका था, बिहार में भयानक बाढ़ आ चुका था। और इस परिस्थिति में नेहरू ने उठाया तो पहला कदम उठाया कि सबसे पहले तो खाने का अपना जुगाड़ होना चाहिए, अपने खाने पे काम करो। तो उन्होंने कृषि के विकास में सबसे पहला 5 साल का एक प्लान बनाया, जिसको कहा जाता है कि प्रथम योजना आयोग, जो कब बना था 1950 में बना था। और वो किस पे आधारित था, वो तुम्हारा कृषि पे आधारित था, पहला योजना आयोग, ठीक है ना। अब कृषि हो गया, अब कृषि के बाद क्या हुआ, फिर दूसरा कि सबसे ज्यादा फिर क्या होता है कि केसी महालनोबिस जो थे वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका कहना था कि कृषि के साथ साथ रोजगार का सृजन बहुत जरूरी है। देखो आज के डेट में हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी होता है। आज मैं आपको बहुत छोटा सा बात बताता हूँ, मैं चाहूँगा कि इस बात को लोगों तक पहुँचाऊँ, मेरा बहुत दिन से मन है लेकिन मैं पहुँचा नहीं पा रहा। आज बिहार के पिछड़े, मैं बिहारी हूँ, जब कहीं भी सुनता हूँ ना बिहार पिछड़ा है, बहुत दुख होता है।
लिटरली, क्योंकि मेरा मातृभूमि जन्म धरती है भाई, सबको दुख होता है। अपने घर के बारे में तो सुनने को मिलेगा ना, तो बहुत दुख होता है। जब आज भी, जब से मैं पैदा लिया, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक, जब भी इंडेक्स खोलते हैं तो बिहार सबसे पिछड़ा, सबसे पिछड़ा, सबसे पिछड़ा। उसके जस्ट ऊपर हमारा होता है भैया झारखंड। पहले यूपी भी हमारे साथ ही थे, लेकिन वो गलती से वो खराब मुख्यमंत्री वहाँ आ गया, वो डेवलप करने लग गया, है ना। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वो भगवा चोला पहना हुआ थोड़े मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन वो तो आया, रंगे बदल दिया पूरा यूपी का, यूपी को पूरा अलग ही बना दिया। लेकिन आप लोग का देखो, हम लोग भी जानते हैं यूपी को पहले बिहार के साथ दिखाया था, यूपी बिहार। अब मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यूपी बिहार से बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को तो जाता ही है कि उन्होंने सही में इन्वेस्टमेंट लाए हैं। अब जो आदमी नया बॉलीवुड खोलने का सोच लिया नोएडा में, उसका क्या ही कर सकते हैं। सबको बैठा कर नया बॉलीवुड स्थापित कर देंगे। अब मुंबई में बॉलीवुड नहीं होगा, अब नोएडा में बॉलीवुड होगा। पहले ही सारे चैनल नोएडा में थे, अब बॉलीवुड। क्योंकि सबसे जरूरी काम था यूपी में, अगर आपको विकास करना था तो गुंडाई खत्म करना था यूपी का। यूपी का अलग लेवल का गुंडाई है, मतलब दिल्ली उल्ली के छपड़ी उपड़ी गुंडे अगर यूपी पहुंच जाए तो उसने मुर्गी बना के 24 घंटा उनको रखे, अगर बांध देते रहे सुबह सुबह को अंडा दियो। अरे इतने बड़े बड़े गुंडे हैं, इतने बड़े गुंडे हैं, पूरा यूपी पुलिस पीछा पड़ा हुआ है, 1 महीना से पकड़ाने गए वो। ऐसे यूपी में मतलब कि जो रील्स देखे थे, वो कहता है ना उसमें कि यहाँ पे हर लौंडा जो है वो पैदा होता है तो वो कट्टे लेके पैदा होता है। वहाँ हर लड़के से गुंडे थे, सब गुंडा बनने का शौक था। ये चीज को ठीक किया गया। और बिहार का इंडेक्स क्यों पीछे है, कभी नोटिस किया? आप लोग ने नोटिस किया होगा, बिहार में रोजगार का मतलब लोग साला सरकारी नौकरी समझता है, इसलिए बिहार पिछड़ा है। बिहार में एक एक बच्चा 35 साल की उम्र तक तैयारी करता है, उसके बाद उसे तैयारी में नौकरी नहीं निकल पाता है, तो फिर वो फैक्ट्री में कमाने के लिए दिल्ली आता है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री भी नहीं है। वहाँ लोग कमौआ मतलब सरकारी नौकरी वाला समझता है। अब मैं कहता हूँ भैया, सरकारी नौकरी वालों से उनका दर्द पूछो जा करके, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। बेईमानी से कहना चरस गांजा तुम बेच लो, क्या चरस गांजा बेचना मैं कहता हूँ इतना बुरा नहीं है कि उसके कंपेयर में कि देश को बेच देना। अगर तुम सरकारी अफसर हो और देश की संपत्ति का घोटाला कर रहे हो, गरीबों का तुम चारा खा जा रहे हो, क्या उस चारा घोटाले में खाली लालू जी को कसूरवार थोड़ी थे कि आईएएस लोग क्या पान चिबाया था, सब खाया था। किसी गरीब के लिए बाढ़ में आता है राशन, और उस राशन का घोटाला कोई आईएएस खा जाता है तो वो आतंकवादी से कम वो आईएएस थोड़ी है। आपने बाढ़ में जाकर किसी का हालत देखा है? लोग भूखे मर रहे होते हैं, उस भूख से बच्चा मर रहा है, महिलाएं प्रेगनेंसी में दौरान वो डिलीवरी के लिए मर रही है, उसका डिलीवरी का किट आता है वो खा जाता है। अगर आईएएस आईपीएस वो जो है ऐसी नौकरी को तुम थूकते हैं, इसीलिए तुम्हारा नौकरी नहीं करने का फॉर्म भरे, लोग कहता तुम्हारा हो भी नहीं गया, फॉर्म नहीं भरे, हो कहाँ से मेरा? हमको पता है कि ये जो है उससे तो लाख गुना, हम ये कहेंगे वो आतंकवादी और उसमें दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कोई ऑफिसर बन करके किसी का हक मार के खा जाता है, रोड का पैसा खा जा रहा है, बांध बनाने के लिए पैसा आया वो पैसा खा गया, नदी का टूट गया, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग मर गए, जानवर मर गया, पशु मर गया, वो भी तो आतंकवादी ही है वो अफसर। लेकिन ईमानदारी से देखोगे ना तो बिहार में कितना 1 लाख रुपया वाले कमा लेते हैं। आप बैचलर है, बहुत बढ़िया, 1 लाख रुपया, बच्चे हो जाए आपके, नहीं कर पाओगे मेंटेन। अगर सही से मेंटेन करना है नहीं कर पाओगे, टेंशन में आ जाओगे, क्या ही करो। क्यों पिछड़ा है? बिहार में उद्योग नहीं है। उद्योग होता तो लोगों की मेंटालिटी बदलता कि उद्योग लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, स्वरोजगार जनरेट करो। तभी मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा बेचना भी क्या कहते हैं कि एक रोजगार की श्रेणी है। लोगों ने खूब, कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाया, पकौड़ा बेचवाएंगे हम, बीए का पकौड़ा बेचेंगे, रे ससुर कहेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, और बीए करके तुम जाओ कहीं काम करने के लिए, है ना, और हम चलो, तुम लोग जानते हो ना डेयरी में वो पकौड़ा समोसा बेच रहा है, पिलाओ उस बीए करने वाले को, उससे पता लग जाएगा दोनों को काट नाप देगा मिनटे भर में। वो हम डेली का 10,000 रुपये कमाता होगा, महीना का होता है 3 लाख रुपया। चाय दुकान वाले को देखो, छाप रहा है पैसा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत है कमाने वाले भाई। देखो वो बॉस मोमोज वाला जैसा घर बना दिया, वैसा घर जो है हमको नहीं था सरकारी नौकरी करने आदमी दिल्ली बना सकता है। वो बिल्डिंग ठोक दिया, कोई भी बिहार से बुला कर आदमी को ले आओ और दिखा दो उसका घर कि मोमोज बेचता है रोड पर खड़ा होकर के, उसका वो घर है।
विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसने व्यापार देखा ही नहीं है। व्यापार एक आदमी करता है ना, उसमें कम से कम 10 आदमी को रोजगार जनरेट करता है। और नौकरी आदमी खुद के लिए करता है, अपने लिए करेगा, उसके बाद अपने बच्चा के लिए करेगा। और बिहार का समाज नौकरी करने वाले से ज़्यादा खुश है। अब व्यापार करने वाला वो समझता है अच्छा छड़ बालू का दुकान खोल रही, इतना पढ़ लिख के दुकान खोलवाइए, क्या रे दुकान खोलेगा? दुकान, व्यापार दुकान खोलना नहीं होता है। दुकान तो उस व्यापार का सबसे निचला स्तर है। कहाँ से इतना पैसा आएगा? किसने बोला कि बिजनेस करने में पैसा चाहिए? भेजा चाहिए, भेजा। और बिहार के लोग बहुत भेजा होता है, वो चाहे तो कर सकते थे और कर भी रहे। जो लड़के बाहर निकल रहे वो कर रहे हैं। जो शर्म लिहाज छोड़ दिया गांव वाला का, काहे का शर्म लिहाज? तुम हमारे पेट थोड़ी भरोगे? तो सिंपल सा था कि नियोजन बनाओ। कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसका विरोध किया क्योंकि रूस में उन्होंने देखा था कि शोषण हो रहा था मजदूरों का इंडस्ट्री के नाम पे। लेकिन भारत का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने कहा था कि हम एक सामाजिक न्याय के साथ इंडस्ट्री लगाएंगे जिसके तहत विकास करेंगे। और देखो इसका इतना प्रभाव पड़ा ये नियोजन विकास का, पंचवर्षीय योजना का, कि जमशेदपुर में तुम्हारा टाटा एस्टैब्लिश हुई, बोकारो में स्टील प्लांट और अब्रक का प्लांट एस्टैब्लिश हुआ, एनटीपीसी खुला, ओएनजीसी खुला, ये सारी कंपनियों का एस्टैब्लिश हुआ। नवरत्न कंपनियां खोली गई। अब नवरत्न कंपनियां याद कर लेना, नवरत्न कंपनियां खोला गया। उसके बाद क्या हुआ? पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम हुआ, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो जिसको कहते हैं उसके क्षेत्र में काम हुआ, कोलियारी कोल माइंस खुला, एनटीपीसी खुला, ओएनजीसी खुला। इन सब से क्या हुआ कि रोजगार जनरेट हुआ, रोजगार बढ़ा। कुछ नॉन कॉमर्शियल फाइनेंशियल कंपनियां खुली जैसे LIC, इनकी स्थापना होती है। बैंकों का आगे चल के बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है ताकि सभी बैंकों को लोगों तक कनेक्टिविटी में जोड़ा जाता है। आज आप देखो कितना फर्क पड़ता है उन चीज़ों का कि जिस टाइम पे मोदी जी ने सबका अकाउंट खुलवाया। ये भारत जो है ना अफवाहों का देश है। मोदी जी ने अकाउंट खुलवाया, सबने कहा 15-15 लाख रुपया इसमें आएगा, सबने अकाउंट खुलवाया इसी बात पे। मैंने उस दिन भी कहा था कि अकाउंट खुलवाने का मतलब कुछ और है। तो लोग जो होते हैं ना बेरोजगार आदमी पे लोग कमेंट कर देता है तुरंत। तो हमको मेरे कुछ गाँव वालों ने कहा 15 लाख आएगा, हमने ले लेना, भर लेना जोड़ा पर अपना।